एवरीवन, कैसे हैं टेंथ के वॉरियर्स। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने टेंथ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि टेंथ के अपने प्लेलिस्ट में जो लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन का पूरा डिटेल्ड लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुका है, तो आप उसको एक बार देखो और वहां कोई डाउट होता है तो फिर पूछो। और ये आपका उसी लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट, दैट इज रेस्पिरेशन। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर नहीं है, एक यूनिट है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं। न्यूट्रिशन पढ़ना है, उसके अंदर रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, तब जा करके वो जो अपना न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। तो वी आर डन विद द न्यूट्रिशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट the respiration chapter, or from your NCERT textbook it is the respiration topic। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जो मिथ है वो हम लोग क्लियर करते चलते हैं। देखो, रेस्पिरेशन जो वर्ड है, अगर आप रेस्पिरेशन वर्ड किसी को बोलो तो जनरल चीज दिमाग में ये आता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। रेस्पिरेशन सांस लेना और सांस छोड़ने को नहीं बोलते हैं, सांस लेने और सांस छोड़ने को ब्रीदिंग कहा जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक अलग चीज है। अब इसको आप ऐसे समझो, हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और हमारे बॉडी को हर वक्त कोई ना कोई किसी न किसी अमाउंट में क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। जैसे मान लो अभी हम खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं तो आई नीड एनर्जी, आप बैठ करके पढ़ रहे हो तो यू नीड एनर्जी, आप सोए हुए हो, हम लोग सोए हुए हैं, उस समय भी हम लोग को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग वी ऑल रिक्वायर एनर्जी। अब एनर्जी जिस फॉर्म में हमारे बॉडी को चाहिए या हमारा बॉडी जिस फॉर्म में यूज करता है वो फॉर्म है एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी stands for adenosine triphosphate. I have mentioned about this in the previous nutrition part. अब ये है एनर्जी का फॉर्म, और यही एनर्जी का फॉर्म जो है, यही एनर्जी का जो फॉर्म है, ये कौन यूज करता है बच्चा? हमारा बॉडी यूज करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए इस फॉर्म में, तो एनर्जी बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए एनर्जी तो बनता है नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? चेंज होता है। सो व्हाट, ये जो एनर्जी फॉर्म हुआ है ये किसी न किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो वो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है फूड, ठीक है। इट मीन्स क्या कि जो हम लोग कंज्यूम किए हैं, न्यूट्रिशन में पढ़े थे हम लोग, फूड कंज्यूम करते हैं, बॉडी में जाता है, बॉडी उसको डाइजेस्ट करके स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कार्ब्स अगर कंज्यूम किए होंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन्स अगर कंज्यूम किए होंगे तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, सो एंड सो ऑन। तो ये फूड जो होता है, फूड जो है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये जो एटीपी बना है वो एक्चुअली फूड से बना है, ठीक है। अब ये एक्चुअली हो कैसे रहा है? तो होता क्या ना कि फूड के अंदर जो एनर्जी होता है, उस फूड के एनर्जी को, मतलब फूड को ब्रेक डाउन हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। और उसी ब्रेक डाउन ऑफ फूड से जो रिलीज होगा वो रिलीज होगा एटीपी, और वही एटीपी एनर्जी का फॉर्म है और वही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है जिसमें फूड का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है फॉर द रिलीज ऑफ एटीपी। अब देखो, हम लोगों ने खाना कंज्यूम किया, वहां पे भी ब्रेक डाउन हुआ है फूड का, बट दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द मैक्रो मॉलिक्यूल टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब वहां पे एनर्जी बनने की बात नहीं हो रही, यहां पे हो रहा है एनर्जी बनने की बात। वो हो रहा था हमारे गट में। ये जो इंटायर प्रोसेस होगा, ये जो आप इंटायर प्रोसेस देख रहे हो जिसमें फूड जो है वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाएगा, ये इंटायर प्रोसेस कहाँ होता है बच्चा? सेल में होता है। कहाँ होता है? सेल में, ठीक है। इसलिए रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर सेलुलर रेस्पिरेशन आप बोल रहे हो तो इसका सीधा मतलब ये है
या इवन रेस्पिरेशन भी बोल रहे हो तो उसका सीधा मतलब ये है कि भैया फूड का ब्रेकडाउन होगा टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एटीपी। ठीक है, अब फूड के पास एनर्जी है, वो एनर्जी कन्वर्ट हुआ तो हमारा लॉ भी वो है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड रादर इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसके पास जो एनर्जी है वो चेंज हो गया किसमें, एटीपी में। क्लियर है? अब ये है अपना रेस्पिरेशन, और ये जो टॉपिक है ये है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक अलग चीज है। ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, यानी कि इनहेलेशन एंड व्हाट बच्चा, एक्सहेलेशन। ठीक है, दीज आर द टू स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसमें आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो, दैट स्टेप इज पॉज। क्या होता है समझो मेरी बात। इनहेलेशन में हम लोगों ने क्या करा है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर को हम लोगों ने क्या किया है, इनटेक किया। ठीक है, तो इनटेक ऑफ व्हाट बच्चा, एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, फिर उसी के बाद रिलीज ऑफ व्हाट, द रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रिलीज ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, पॉज क्या होता है? पॉज होता है कि एक बार आपने सांस लिया फिर आपने सांस छोड़ा, सांस छोड़ने के बाद एक मोमेंटरी गैप होता है, उसी गैप को एक टर्म दिया गया है पॉज। मोमेंटरी गैप बिटवीन व्हाट, बिटवीन एक्सहेलेशन। ध्यान रखना है, अक्सर हाँ बच्चे यहाँ गलत करते हैं, बिटवीन एक्सहेलेशन एंड व्हाट बच्चा, नेक्स्ट इनहेलेशन। ठीक है, यहां तक। तो ये 3 स्टेप है। अब ब्रीदिंग एक अलग चीज है, रेस्पिरेशन एक अलग चीज है। ठीक है, यही सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथ होता है इस चैप्टर का, जो आपको इसी पर्टिकुलर चीज से समझ में आ गया। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, सांस छोड़ना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी बनाना इन द सेल विद द यूज ऑफ फूड। क्लियर है? यहां पे पहले हम लोग, ये एक अलग पार्ट है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे सांस हम लोग लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ये तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर इनटेकिंग द एटमॉस्फेरिक एयर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। अगर आप फिशेस की बात करो, दे हैव गिल्स। अगर आप इंसेक्ट्स की बात करो, दे हैव द स्पेरिकल्स एंड द ट्रैक्यूलर सिस्टम। अगर आप बात करो प्लांट्स की, दे हैव स्टोमाटा, लेंटिसेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो ब्रीदिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। बट when it comes to respiration, cellular respiration that I am talking about, ये मेरे में जैसे हो रहा है प्लांट्स में भी वैसे ही होगा, इंसेक्ट्स में भी वैसे ही होगा, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी वैसे ही होगा। मतलब प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, धरती पे 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोट्स में चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सबके अंदर ये रेस्पिरेशन क्या होगा, सेम। ठीक है, तरीका सब में सेम, लेकिन ये अलग अलग होगा। सांस लेना, सांस छोड़ने का तरीका अलग हो सकता है, तरीका इन द सेंस कि द ऑर्गन्स दैट आर यूज्ड। बट ये चूंकि सब में सेल एक जैसा है, यूकैरियोटिक सेल मेरे में जैसा है, वैसे ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में है, तो वी ऑल आर सेम। सो द रेस्पिरेशन और द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट विल टेक प्लेस इन आवर बॉडी विल बी आल्सो सेम। ठीक है, तो ये रहा अपना सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन को थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या करना है, तो हम लोगों को सिंपल सा है भैया कि मेरे पास जो फूड है, मेरे पास जो क्या है, फूड है, हमको उस फूड से क्या बनाना है, एनर्जी बनाना है। कहाँ एनर्जी बनाना है, सेल में एनर्जी बनाना है। ठीक है, फूड से सेल में एनर्जी बनाना है। जिस फॉर्म में एनर्जी बनता है दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज व्हाट बच्चा, एटीपी। ठीक है, तो ये अपना प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि फूड में तो हम लोगों ने सर फैट्स भी कंज्यूम करा है, कार्ब्स भी कंज्यूम करा है, और क्या प्रोटीन भी कंज्यूम करा है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें भी कंज्यूम करा। तो क्या बॉडी सारे इन सब चीजों से फूड बनाता है? तो यहां आपको समझना है कि बॉडी जिस चीज से यूज करके एनर्जी बनाएगा, जिस फूड को यूज करके एनर्जी बनाएगा, या जिस सब्सटेंस को यूज करके एनर्जी बनाएगा, वो सब्सटेंस जो है उसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ फूड लिखा हुआ है, इस फूड की जगह पे प्रोटीन लिख दे,
तो प्रोटीन बन गया कौन सा सबस्ट्रेट बच्चा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से क्या बनाया गया है? एनर्जी बनाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ फैट्स लिख दे तो फैट से एनर्जी बनाया गया है, तो फैट्स बन गया रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्ब्स लिख दे तो कार्ब्स से एनर्जी बनाया, कार्ब्स बन गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। समझ में? तो है क्या कि जिस भी चीज को यूज किया गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, दैट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी बॉडी चाहता है सबसे पहले जिसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को यूज करने के लिए, वो है अपना कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद बॉडी जो है वो स्विच करता है किसके ऊपर? फैट्स के ऊपर। और इसके बाद जो है वो बॉडी स्विच करेगा किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। तो दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और इसी ऑर्डर में बॉडी यूज करता है। ठीक है, आपको यहां पे ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें भी कार्ब्स में भी जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, कार्ब्स में या फिर फॉर दैट मैटर सभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज को बोला जाता है कि इट इज द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे जिसको यूज किया जाएगा, दैट इज व्हाट बच्चा? ग्लूकोज। इसलिए आप अपने बुक में देखोगे, एनसीईआरटी की बुक में और एनी अदर रेफरेंसेस बुक, कि ग्लूकोज से ही रिएक्शन को स्टार्ट किया, नहीं ग्लूकोज को ही फूड मान करके उसी का ब्रेकडाउन कराया है और उससे क्या बना है? एनर्जी बना है। बट आपको दिमाग में ये रखना है कि इट इज नॉट ओनली ग्लूकोज, इट मे बी फ्रक्टोज ऑल्सो, इट मे बी एनी अदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑल्सो, बट ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड। सबसे आसानी से बॉडी उससे एनर्जी बना सकता है, दैट्स व्हाई ये इसको यूज करता है। और सिर्फ कार्ब्स क्यों? फैट से भी बॉडी एनर्जी बनाता है, प्रोटीन से भी बॉडी एनर्जी बनाता है, तो इन सब से बॉडी क्या बना सकता है? एनर्जी बना सकता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं इस चीज को और समझते हैं कि आखिर ग्लूकोज के पास जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसे आगे एटीपी में ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि वो जो ग्लूकोज के पास जो एनर्जी है वो एटीपी में जो ट्रांसलेट होगा, दैट इज क्या बच्चा? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑब्वियस है कि वो कहाँ होगा बच्चा? सेल्स में होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे वो सारा प्रोसेस सेल में हो रहा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग हम लोग करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C6H12O6। ठीक है, इसको आप लोग 6 कार्बन कंपाउंड बोलते हो। सिंपल है क्योंकि इसमें कितना कार्बन है? 6 कार्बन। ठीक है, अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, ब्रेकडाउन होकर के एनर्जी बनना है। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो। ग्लूकोज का क्या है कि ग्लूकोज के पास बहुत एनर्जी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी है कि अगर वो सेल में एक बार रिलीज कर दिया जाए उस एनर्जी को, द सेल विल डाई। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज जो है वो स्टेप्स में एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इनटू अ कंपाउंड कॉल्ड पायरुविक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में। इसी पायरुविक एसिड को कंफ्यूज नहीं करना, इसी पायरुविक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरुवेट। जैसे एसिटिक एसिड को एसिटेट बोल दिए, वैसे ही पायरुविक एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? पायरुवेट। अब पायरुवेट के बारे में एक बात आप लोग समझो कि पायरुवेट के पास कितना कार्बन है बच्चा? 3 कार्बन। अब समझो ये है, इसके पास कितना कार्बन? 6 कार्बन। इसके पास कितना कार्बन? तो 3 कार्बन। तो 6 कार्बन वाला अगर कोई कंपाउंड टूट रहा है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, तो एक बात तो क्लियर है कि भैया हमको यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा। किसका? पायरुविक एसिड का। ये आपको कभी नहीं भूलना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि इफ वी हैव 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड विल बी फॉर्म्ड, तो आपको दिमाग में रखना है कि फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो उसी के अकॉर्डिंग अगर 10 हो तो 20, 20 हो तो 40, 100 हो तो 200। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। For those who don't know the cytoplasm, ये रहा अपना सेल, ये रहा अपना न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस और सेल के बाहर वाला लेयर के बीच में यहाँ पे जो भी जेल लाइक सब्सटेंस होता है, इसी जेल लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इट मींस क्या कि ग्लूकोज कहाँ गया? सेल के अंदर, और वहां पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है
इनटू पायरुविक एसिड। क्लियर है यहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप का एक नाम है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसको यहाँ हम देखो ऐसे, ग्लाइको प्लस व्हाट बच्चा? लिसिस। ग्लाइको इज द वर्ड यूज फॉर व्हाट बच्चा? ग्लूकोज, एंड लिसिस इज व्हाट बच्चा? ब्रेकडाउन। तो सिंपल हो गया, ग्लूकोज का क्या हुआ बच्चा? ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए इट हैज गॉट अ टर्म कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक। अब इसके बाद की बातें ये है कि इसकी बात के बाद तीन कंडीशंस होते हैं, तीन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है। इसमें से सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि अगर ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इज व्हाट बच्चा? प्रेजेंट। ठीक है। तो एक अलग तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। अगर ऑक्सीजन क्या हुआ बच्चा? लैक हुआ, यानी कि है बट जितना चाहिए उससे कम है। ठीक है। और तीसरा है बच्चा कि ऑक्सीजन क्या है बच्चा? अपना एब्सेंट है। ठीक है। तो इन तीनों सिचुएशंस में, तीनों अलग अलग सिचुएशंस में तीन अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। क्या होता है समझो। ये जो अपना पायरुविक एसिड है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले तो ये पायरुविक एसिड बना है साइटोप्लाज्म में, तो ये पायरुविक एसिड निकल के आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये तो जान रहे हैं। होता कहाँ है? वहीं होता है साइटोप्लाज्म। मान लो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये साइटोप्लाज्म से निकल के कहां चला गया? स्पेसिफिक ग्रुप ऑर्गेनल के अंदर, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये जो अपना पायरुविक एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है वहां पे, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होगा, वो टूटेगा और टूट के बनाएगा क्या? तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा H2O, और जिस चीज के लिए ये पूरा ड्रामा हो रहा है वो बनेगा, दैट इज क्या बच्चा? ATP। और वो भी कितना ATP बनेगा? 38 ATP बनेगा। ठीक है। क्लियर है यहां तक? तो पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन in mitochondria converted into CO2, H2O and gives 38 ATP। ठीक है। ये हुआ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कम है बॉडी में, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपने ही बॉडी का है। जैसे मान लो हम लोग बहुत विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट्स से वी आर रनिंग और वी आर प्लेइंग और वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ स्टफ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है। अब उस पर्टिकुलर डेफिशिएंसी के समय हमारा जो मसल्स का सेल्स है, दीज सेल्स ऑफ मसल्स स्विचेस फ्रॉम व्हाट? स्विच फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, मींस व्हाट? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और उस कंडीशन में ऑक्सीजन की बॉडी में कमी है। अब जब कमी है तो क्या होता है? कमी है तो बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो याद रखने के लिए बहुत आसान है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड है 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी कितना कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन कंपाउंड। इसके साथ, लैक्टिक एसिड के साथ हमारे बॉडी में बनेगा 2 ATP। अब यही जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जम जाता है ना, एक्यूमुलेट हो गया, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में मसल्स क्रैम्प देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है या नेक्स्ट जो कंडीशन आप समझो, वो कंडीशन है कि ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या इसका ब्रेकडाउन होगा? ऑब्वियस है ब्रेकडाउन होगा, बट प्रोडक्ट अलग बनेगा। ऑक्सीजन जब नहीं होगा तो क्या होगा? C2H5OH नाम का एक प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम लोग जान रहे हैं, ये है अपना कौन बच्चा? इथेनॉल। ठीक है। अब इथेनॉल के अलावे चूंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो आपको यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और साथ में 2 ATP बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भैया 38 ATP बना। ऑक्सीजन कम है या नहीं है, तो इन दोनों ही सिचुएशन में 2 ATP बना। कितना ATP बना? 2 ATP बना, यानी कि बहुत कम ATP बना। अब एक बात बताया मैंने कि अगर सर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ तब तो ये, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुआ तो यहीं रहेगा। कहां नहीं रहेगा? साइटोप्लाज्म में। मतलब ये वाली घटना और ये वाली घटना जो हुई है, ये दोनों
जिस जगह पे होगा दैट इज व्हाट बच्चा, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इट मींस क्या कि ये जो तरह का रेस्पिरेशन आप देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म में होगा, और ये जो तरह का रेस्पिरेशन है इट इज टेकिंग प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो इस तरह के रेस्पिरेशन को, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, इस तरीके के रेस्पिरेशन को कहा जाता है कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जबकि इस तरह का रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है या फिर कम है, ये दोनों तरह का रेस्पिरेशन कहलाता है अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेस्पिरेशन का एक और नाम है, इस रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आपको ये कुछ बातें याद रखनी है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि इससे हमेशा हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। या तो ये पूरा का ये पहले तो ये फ्लो चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो या तो आपको ये सीधा फ्लो चार्ट ही पूछ दिया कि भैया फ्लो चार्ट की मदद से बताओ कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, तो आपको ये पूरा बनाना होगा। बहुत आसान है। या तो आपसे कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछ लेगा कि भैया एक स्पेसिफिक कंडीशन बताओ। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, वो आप देखो, हम लोग और क्लैरिटी मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक का एक कंडीशन और एनारोबिक का दोनों कंडीशन, इन तीनों में कॉमनलिटी क्या है, क्या कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो आपको बोलना है कि इन तीनों में कॉमन चीज है ये वाला स्टेप। कौन सा स्टेप बच्चा, कि ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू क्या बच्चा, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये सब में कॉमन है, मतलब सब स्टेप, पहला का स्टार्टिंग स्टेप यही है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब इस स्टेप के बाद ये बाकी तीनों स्टेप आपको देखने को मिलेगा, ये एक कॉमन स्टेप है। इसके बाद यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाई हियर 38 एटीपी इज फॉर्म एंड हियर ओनली 2 एटीपी इज फॉर्म, जबकि इन तीनों रिएक्शंस की शुरुआत तो एक ही कंपाउंड से हुई है, दैट कंपाउंड इज क्या बच्चा, पायरुविक एसिड। ये झोल क्यों है, तो यहाँ का सिंपल सा आंसर आपको ये है कि इधर इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज अच्छी तरीके से टूटता है, और जब अच्छी तरीके से टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतना ज्यादा एटीपी बनेगा। जबकि इन द केस ऑफ दीज टू कंडीशंस the glucose is not dissociated in the fully manner, rather it dissociated partially। अब partially अगर टूटा है तो obvious है कि they are not going to release that much amount of energy, they are just going to release 2 ATP। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है भैया मस्कुलर क्रैम्प्स क्यों होता है। यहाँ पे इसका सीधा आंसर है कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आवर बॉडी विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, and due to the accumulation, due to the jama of the lactic acid, हमारा body will start feeling pain in the muscles, which is called as what, muscular cramps। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि फर्मेंटेशन क्या है, तो मैंने बता दिया आपको कि ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, इस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इट मींस क्या, कि द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन in the absence of oxygen to produce what बच्चा, ethanol, to produce what बच्चा, CO2, produce what बच्चा, 2 ATP। this particular step is क्या, fermentation। अब इसी स्टेप का इस्तेमाल करके पूरा ब्रूइंग इंडस्ट्री अपना ग्रो करता है। देखो जो भी हम लोग एज अ ब्रूइंग इंडस्ट्री में कंज्यूम कर रहे हैं बिवरेजेस के तौर पे, जैसे मान लो कि बियर कंज्यूम कर रहे हैं, वाइन कंज्यूम कर रहे हैं, रम कंज्यूम कर रहे हैं, ब्रांडी कंज्यूम कर रहे हैं, विस्की कंज्यूम कर रहे हैं, एनी ऑफ देम, सब के अंदर इथेनॉल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इथेनॉल। कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, बट ईच वन ऑफ देम हैज इथेनॉल इन इट। अब इथेनॉल बन कैसे रहा है, तो ऑब्वियस है कि इथेनॉल बनेगा कौन से प्रोसेस से, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। अब इसमें हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल जिस ऑर्गेनिज्म का करते हैं उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बच्चा, ईस्ट। क्या नाम है, ईस्ट। ऑल्दो ईस्ट के अलावे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बट ये सारे ऑर्गेनिज्म जिसका भी इस्तेमाल करेंगे वो नेचर में कैसे होने चाहिए, एनएरोबिक।
ठीक है, एनारोबिक होगा तभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमंस कैसा है, एरोबिक या एनारोबिक, तो हम लोग एरोबिक हैं, बट वी हैव द एबिलिटी टू ट्रांजिट आवरसेल्फ इन द एनारोबिक कंडीशंस एज वेल, ठीक है। होता हमारे अंदर दोनों है, बट हम लोग हैं क्या, एरोबिक ऑर्गेनिज्म, क्लियर है। ये आपका एक बात रहा, इसमें सारी बातें का निचोड़ है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया गया है टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चा, एटीपी, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में एटीपी अपना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो ये बात अगर आपके लिए क्लियर है, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं चीजें वहां पे स्टार्ट किए हम लोग की ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन में हम समझे कि रेस्पिरेशन में आखिर एनर्जी कहाँ से आ रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से आ रहा है, उसमें भी ग्लूकोज जो है वो मोस्ट फेवर्ड है और इस सेल के अंदर हो रहा है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये बात आपको ध्यान रखना कि ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम, मतलब जैसे एनिमल के बॉडी में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो ऐसे होगा, नहीं रहा तो ऐसे होगा, एब्सेंट रहा तो ऐसे होगा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप ऑफ कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा दैट इज कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो रेस्पिरेशन है, इस रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हुआ है, ठीक है। तो आखिर रेस्पिरेशन के टाइम पे हम लोग के दिमाग में हमेशा ये बना हुआ है माइंडसेट कि भैया रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, और अगर आपसे कोई पूछे कि सांस कौन सा गैस लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन लिए, और कौन सा गैस रिलीज किया तो हम लोग बोलते हैं क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस मिथ को आप लोग डिबंक करो। आप जब पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल स्ट्रक्चर जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को सेपरेट कर रहा हो, जिसमें से नाइट्रोजन को बाहर फेंक दे रहा हो, ऑक्सीजन को अंदर ले रहा हो, बाकी सारे गैसेस को बाहर ही रिलीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग पूरा एटमॉस्फेरिक एयर अंदर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि काम का इस पर्टिकुलर चैप्टर में रेस्पिरेशन में O2 है, तो हम लोग बोल देते हैं कि भैया क्या हम लोग इनहेल किए हैं O2, और कौन सा गैस एक्सहेल किए हैं CO2। बट आपको दिमाग में रखना है कि सारे के सारे गैसेस को इनहेल करते हैं, सारे के सारे गैसेस क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी रिएक्शन में अगर रेस्पिरेशन में CO2 रिलीज हुआ है तो क्या प्रूफ है, तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन, ये है आपका एक्सपेरिमेंट। देखो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे आपका जर्मिनेटिंग सीड्स है, कैसा है बच्चा, जर्मिनेटिंग सीड्स, मतलब सीड्स जो है वो जर्मिनेट कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अब सीड्स जब डेवलप करेगा तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। हम लोगों ने क्या करा, इसको मस्त इस वाले बेंट पाइप से कंटेंट मतलब बेंट ग्लास ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। अब एक भी गैस जो यहाँ से निकलेगा वो सारा गैस इस पाइप से होते हुए अंदर की तरफ एंटर करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो इनिशियल लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे था, फिर फाइनल लेवल ऑफ वाटर यहाँ पे है। तो क्या हुआ है कि यहाँ से कोई गैस निकला है, वो गैस निकल करके वहां पे जाकर के उसके लेवल को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज शोइंग कि भैया कोई गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग के पास एक खानदानी तरीका है कि भैया हम लोग क्या करते हैं कि लाइम वाटर, कौन सा वाटर, लाइम वाटर। व्हाट इज लाइम वाटर, तो लाइम वाटर इज कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कुछ नहीं करो, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करा दो, रिएक्ट करा दो, दैट विल टर्न इनटू व्हाट बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज क्या, मिल्की वाइट इन कलर। किस कलर का है, मिल्की वाइट इन व्हाट बच्चा, कलर, ठीक है। अब क्या देखो कि अगर आप को पता करना है कि कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है या नहीं रिलीज हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना। आप अगर ना एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में मिल्की वाइट, सॉरी एक कंटेनर लो, उस कंटेनर के अंदर क्या डालो, लाइम वाटर डालो, और फिर अपना फूक मारो, जैसे ये फूक मारते हुए दिख रहा है, या किसी भी तरीके से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाओ, ठीक है। अब जैसे ही वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो वो जो लाइम वाटर होगा वो क्या टर्न कर लेगा, मिल्की। अब ये टाइम डिपेंड करेगा, किसी में जल्दी हो जाएगा, किसी में लेट से होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट इवेंचुअली द लाइम वाटर विल टर्न व्हाट बच्चा, मिल्की। जैसे यहाँ पे ये और ये है, आपके एनसीईआरटी में देखोगे कि इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, टाइम में डिफर, बट
अल्टीमेटली द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, विच सिग्निफाइज कि भैया जो भी गैस निकल रहा है दैट पर्टिकुलर गैस इज नन अदर देन व्हाट बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको दिमाग रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स क्या करता है, एक्सहेल करता है और ऑक्सीजन इनहेल करता है। बट एट द सेम टाइम यू विल हैव इन योर माइंड दैट we inhale entire atmospheric gases and exhale at the same time entire atmospheric gases। ठीक है, बट काम जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, डिफ्यूजन अपने बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, इस वजह से हम लोग चर्चा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही करते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आई होप चीजें क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि आखिर कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करता है। उसमें जैसे रेस्पिरेशन तो अपने लोग समझ लिए कि सारे ऑर्गेनिजम्स में एक जैसे होगा, बट सांस यानी ब्रीदिंग कैसे होता है। अच्छा, एक बात और समझो कि जो अपना ब्रीदिंग है ना, उस ब्रीदिंग को कहीं कहीं लिखा रहेगा कि भैया जैसे ये जो है ये ब्रीदिंग इन व्हाट है बच्चा, प्लांट्स, बट इसको मेंशन क्या करके रखेगा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो सर ये ब्लंडर क्यों करता है, ये कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है, ब्रीदिंग का एक और नाम है, उस नाम को हम लोग कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड यूज कर ले रहा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अगर लिख रहा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये वो उस रेस्पिरेशन की बात हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन की। यहाँ का मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का बात हो रहा है कि आखिर प्लांट्स कैसे सांस लेता है और सांस छोड़ता है। बाकी सांस ले लिया यानी ऑक्सीजन अंदर लिया, तो उसके बाद तो क्या होगा वो हम लोगों ने पढ़ा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑल विल गो थ्रू द सेम दिस प्रोसेस कि ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लैक्टिक एसिड, इथेनॉल जो बनाना है सो बनाएगा। ठीक है, बट अगर आप ब्रीदिंग की बात करोगे तो दैट ब्रीदिंग विल डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये प्लांट है। अब प्लांट का क्या है ना कि प्लांट एक विचित्र तरह का काम करता है। प्लांट बोलता है कि भैया हम सारे प्लांट के पार्ट्स अपना अपना रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लीव्स बोलता है कि हम जो है रेस्पिरेशन करेंगे अपने से, अपने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है क्या, स्टोमाटा। ठीक है, रूट बोलता है कि भैया हम अपना रेस्पिरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्या बच्चा, रूट हेयर्स। और स्टेम बोलता है कि हम अपना रेस्पिरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ, अगर यंग स्टेम रहता है तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट बच्चा, स्टोमाटा। और अगर ओल्ड स्टेम होता है या मैच्योर स्टेम होता है तो उसमें क्या होगा बच्चा, लेंटिसेल्स। ठीक है, अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं था कि सब अपना अपना कर रहा है, प्रॉब्लम था कि ये लोग फिर बोला कि हम अपना करेंगे और आपको देंगे भी नहीं। ठीक है, मतलब लीव्स जो रेस्पिरेशन कर रहा है उससे मतलब लीव्स को है, रूट जो कर रहा है वो रूट से है, और स्टेम जो कर रहा है वो स्टेम से है। मतलब कोई एक पार्ट, जैसे मान लो कि रूट किसी भी तरीके से रेस्पिरेशन करना बंद कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लड आ गया, तो रूट्स आर नॉट एबल टू रेस्पायर or exchange the gases from the atmosphere. At that point of time the cells of root die, जबकि उसी के लीव्स और उसी के स्टेम को मिल रहा होगा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, बट ये इधर रूट्स को पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से उस प्लांट का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये सब अपना अपना रेस्पिरेशन करता है। डायग्राम वाइज समझो, ये रहा अपना स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में फर्स्ट चैप्टर में तो न्यूट्रिशन वाले पार्ट में भी पढ़े थे हम लोग। ये स्टोमाटा क्लोज्ड है, ये स्टोमाटा ओपन है। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा था कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। तो जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो गार्ड सेल्स इस तरीके का शेप ले लेता है, उसकी वजह से बीच में यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, तो बोलेंगे कि स्टोमाटा क्या हो चुका बच्चा, ओपन। और जब इससे पानी निकल जाता है तो ये ऐसे नजदीक में आ जाता है, तो बोलते हैं क्या बच्चा, स्टोमाटा क्लोज्ड। बाकी लीव्स में स्टोमाटा होता है। ठीक है, अब लीव्स में भी ध्यान रखना है कि लीव्स में ऐसा नहीं है, या तो लीव्स के अपर एंड लोअर दोनों लीव्स पे होगा, ठीक है, और या तो प्लांट के सिर्फ कौन से लेयर पे होगा बच्चा, लोअर लेवल पे। इसको एपिडर्मिस वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पत्तों में है कहाँ स्टोमाटा, तो ऐसे नहीं बोल देना कि दोनों पे होगा, दोनों पे होगा, या तो फिर सिर्फ कहाँ होगा, नीचे, सिर्फ ऊपर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोमाटा वी हैव। अब क्या है, रूट हेयर्स को समझो। ऐसे रूट्स तो आप देखे ही होंगे, अब इसको लोग रूट हेयर समझ लेता है। रूट हेयर्स एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, देख नहीं सकते हम लोग। तो ये इसका जब माइक्रोस्कोपिक व्यू निकलेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, ये है रूट हेयर्स, इससे रूट रेस्पिरेशन करता है।
ऐसे प्लांट्स में आप देखे होंगे प्लांट का जो मेन स्टेम होता है दैट स्टेम हैज लॉट्स ऑफ पोर्स। अब पोर्स भी नहीं देख सकते हैं, ये लेंटिसेल्स नहीं है, ये तो स्टेम है, बट इसके जो पोर्स होते हैं इसके अंदर विच आर अगेन माइक्रोस्कोपिक, वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आईज, तो वो कहलाते हैं क्या बच्चा, लेंटिसेल्स। तो स्टेम अपना लेंटिसेल से रेस्पिरेशन करता है, लीव्स अपना स्टोमाटा से रेस्पिरेशन करता है, और रूट अपना रूट हेयर से रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हमारे पास लंग्स है, लंग्स हवा लिया और फिर उसके बाद वो जो है विद द हेल्प ऑफ अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड, वो क्या किया कि सारे सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इस वाले सेल्स को रेस्पिरेशन करने की जरूरत नहीं है, बॉडी के किसी भी सेल्स को रेस्पिरेशन इन द सेंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने की जरूरत नहीं है। वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है अपना कौन, लंग्स। लंग्स क्या किया, जितना बॉडी को चाहिए उतना लिया और फिर बॉडी में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट दिस इज नॉट द केस इन प्लांट्स। each part of plant is going to respire on their own, like leaves respire through stomata, root respire through root hairs, and stem respire through, if young, stomata, if old then it is lenticels. I hope this is clear. This is all about plant. आपको लिखने के लिए आया है कि what is the respiration in plant या how respiration takes place in plant। आप आराम से इत्मीनान से ये लिखो, आपको इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन आप देखो फिशेज में। फिशेज का क्या सिनेरियो है कि भैया अगेन रेस्पिरेशन इन फिशेस लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपको दिमाग में रखना है कि ये रेस्पिरेशन इन फिशेस का मतलब वो नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है ब्रीदिंग इन फिशेस, कि सांस कैसे लेता है। अब फिशेस के साथ एक प्रॉब्लम, फिशेस रह रहा है पानी में। अब पानी में रह रहा है तो पानी में तो गैस नहीं होता, अब कैसे होता है वो समझो। देखो ये रहा तुम्हारा मान लो कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर फिश है। अब इस कंटेनर के अंदर H2O का मॉलिक्यूल है, यानी वाटर का मॉलिक्यूल है, ढेर सारा वाटर का मॉलिक्यूल है, H2O ऐसे करके ढेर सारा। अब क्या होता है कि H2O के मॉलिक्यूल यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, O2O2। इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब तुम समझो मेरी बात, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। ये जो H2O है, इसी H2O में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन प्लांट, वो ऑक्सीजन फिशेज यूज करता है, बट ऐसा नहीं। H2O के मॉलिक्यूल्स को ये फिश कुछ नहीं कर सकता है, जैसे है वो वैसे ही रहेगा। उसके बीच बीच में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड हैं उस ऑक्सीजन को यूज करता है। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन मछली के अंदर कैसे जाएगा, तो ये पूरा पानी मछली को अंदर लेना पड़ेगा। तो मछली क्या किया कि पूरा पानी अंदर लिया, पानी अंदर लेकर के गिल्स के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया, गिल्स के पास। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि फिशेज रेस्पायर थ्रू गिल्स, तो गिल्स के पास भेज दिया। अब गिल्स के पास क्या है कि ढेर सारे कैपिलरीज मौजूद है। क्या मौजूद है, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, कैपिलरीज होता है ऐसे पाइप होता है पतला सा, ब्लड वेसल 3 तरह का होता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज उनमें सबसे छोटा होता है। तो जब कभी भी यहां से ऐसे मान लो कि ब्लड ऐसे पास कर रहा है, कैपिलरीज में ब्लड पास करते रहता है। अब जो भी वाटर का मॉलिक्यूल जो ये गिल्स जो है, सॉरी फिश जो है वो गिल्स के पास भेजा है, तो ये रहा मान लो वाटर का मॉलिक्यूल। अब क्या होता है ना कि ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है ये ऐसे गिल कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज कर जाता है। सारा का सारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो गिल कैपिलरीज के अंदर क्या कर जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि गिल्स के जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर क्या आ गया, ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम ये गिल जो है वो क्या रिलीज कर देता है, गिल कैपिलरीज CO2। ठीक है, तो ऑक्सीजन ले लिया और CO2 दे दिया। सिंपल सा मतलब समझो, पानी गिल्स के पास गया, गिल्स जो है विद द हेल्प ऑफ गिल कैपिलरीज इट अब्सॉर्ब व्हाट, ऑक्सीजन, एंड रिलीज व्हाट बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन पहुंच गया तो उससे मस्त वो रेस्पिरेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वैसे ही बाहर निकाल देगा, फिर ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अंदर लेगा। ठीक इसी तरीके से काम होता है अपना फिशेज में। ठीक है, सिंपल है। क्या बताया मैंने कि फिशेज जो है वो वाटर इनटेक करेगा। ठीक है, वाटर इनटेक करेगा तो उस वाटर में क्या होगा बच्चा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा। अब वो जो डिसॉल्व्ड O2 होगा, उस डिसॉल्व्ड O2 यानी वो वाटर है, वो वाटर को भेजा जाएगा कहाँ पे, गिल्स के पास। गिल्स के अंदर ढेर सारे क्या प्रेजेंट है बच्चा, गिल कैपिलरीज। अब गिल कैपिलरीज क्या करेगा, इस डिसॉल्व्ड O2 को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, और यही गिल कैपिलरीज फिर क्या रिलीज कर देगा, CO2। ठीक है, जो कि वापस किस में मिक्स कर जाएगा, वाटर में, और फिर ये वाटर वो क्या कर देगा, रिलीज आउट कर देगा। ठीक है, जैसे पानी इधर से आ रहा है और पानी फिर इधर से क्या कर रहा है बच्चा, अपना जा रहा है।
ठीक है, पानी इधर से कहा जा रहा है। तो ये ऐसे रेस्पिरेशन होता है किसमें, फिशेस में। अब अगला जो अपना होगा दैट इज अबाउट द इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स का बहुत सिंपल है, क्या है कि इंसेक्ट्स के पास ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अपर पार्ट पे, जिनको कहा जाता है स्पाइरेकल्स। क्या कहा जाता है, स्पाइरेकल्स, ठीक है। अब क्या है कि इंसेक्ट जो है वो एटमॉस्फेयर, जैसे हमारा नाक है ना, नाक में से हवा हम लोग बॉडी के अंदर भेज रहे हैं, वैसे ही इनके भी बॉडी के ऊपर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट रहता है, वैसे छेद प्रेजेंट रहते हैं उन लोग का, ठीक है। अब वो जो स्पाइरेकल्स है वो सारे के सारे स्पाइरेकल्स कनेक्टेड होते हैं, अंदर में एक सिस्टम होता है इन लोग का, ट्रैकियोलर सिस्टम। ट्रैकियोलर सिस्टम का मतलब क्या, कि जैसे अपने जो स्पाइरेकल्स है, वो स्पाइरेकल्स जो है वो एक बड़े ट्यूब से कनेक्ट होगा, जिस ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। और वो ट्रैकिया फिर छोटे छोटे ट्यूब से कनेक्टेड होगा, दैट इज क्या बच्चा, ट्रैकियोल्स। और वो कनेक्टेड होगा सीधा का सीधा किस चीज से बच्चा, सेल्स से या बॉडी के फ्लूइड से, ठीक है। अब क्या हुआ, स्पाइरेकल्स हवा खींचा, ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा ट्रैवल किया और कहाँ पहुंच गया, बॉडी फ्लूइड यानी सेल्स के पास। फिर सेल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर दिया, इसी पाथवे से बॉडी के बाहर चला गया, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक है। अपना ये एयर सैक शो कर रहा है, बॉडी के अंदर इधर से एंटर करेगा, फिर यही ये पूरा नेटवर्क है इसका, इसी नेटवर्क से वो क्या करेगा, अपना एक्सचेंज कर देगा CO2 और सॉरी O2 एक्सचेंज कर दिया, और उधर से क्या रिलीज कर ले लिया, CO2, और फिर CO2 फिर क्या कर लिया, एक्सहेल आउट कर दिया। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन होता है किसमें, इंसेक्ट्स में, विद द हेल्प ऑफ क्या बच्चा, स्पाइरेकल्स। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं ट्रैकियोलर सिस्टम। तो या तो आप स्पाइरेकल्स लिखो या तो आप ट्रैकियोलर सिस्टम लिखो, दोनों में कोई भी क्या है, सही है। तो ये ऐसे रेस्पिरेशन करता है कौन बच्चा, अपना इंसेक्ट्स, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, दैट लेक्चर इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि आखिर हम लोग कैसे सांस लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में व्हेन विल स्टार्ट, तो अगला लेक्चर कंप्लीटली ह्यूमंस के लिए डेडिकेटेड होगा। तो ये रेस्पिरेशन के बारे में है। अभी तक जितने पढ़े हैं आप लोग इत्मीनान से इसको देखो, जहां डाउट्स होता है मेक श्योर टू मेंशन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हम वहां से आराम से इत्मीनान से देख करके उस पर शॉर्ट्स या वीडियोस आपके लिए बना देंगे। इफ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। देखते हैं कि कई सारे लोग सिर्फ देखते हैं बट दे डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि सब्सक्राइब चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, तो हम लोग को इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।